हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सभी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग जी, सभी को ज्वाइन कर लीजिए सभी क्लास में टाइमली प्लीज। आज हम करने वाले हैं यूनिट सेकंड आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, और उसमें हम करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च प्रोसेस बोलो या फिर स्टेप बोलो। ठीक है, ओके। पीडीएफ मिल गई थी क्या सभी को? हाँ जी, बताइए। पीडीएफ मिल गई है सबको? जिनको पीडीएफ नहीं मिली वो एक बार मुझे मैसेज कर दो। गुड इवनिंग जी सभी को। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। पीडीएफ मिल गई है सभी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग की? जिनको नहीं मिली अभी वही मैसेज करे प्लीज, बिकॉज मुझे आज भी सर का मैसेज आया था कि 2-3 स्टूडेंट है जिन्होंने कॉल किए सर को पीडीएफ के लिए। यस मैम, मिल गई। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर रही हूँ मैं। कोई ऐसा जिसको नहीं मिली पीडीएफ अभी वही रिप्लाई करे। तो फिर कॉल किसने की है सर को? सर बोल रहे थे मुझे कॉल आई है स्टूडेंट्स के और वो बोल रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिली है। फिर कौन है कॉल करने वाले जिनको नहीं मिली पीडीएफ? अभी वही मैसेज करे। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग पांडे प्रिया जी। अभी प्लीज मुझे मैसेज कर दो जिनको पीडीएफ नहीं मिली है। वैसे मैंने अपनी तरफ से कल सारे कोर्स में अपलोड कर दी है पीडीएफ। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि जिस कोर्स में मे बी ना अपलोड हुई हो तो प्लीज एक बार मुझे बता दो, फिर मैं चेक कर लूंगी अभी आज क्लास के बाद। है कोई ऐसा? नहीं मिला मैम। ओके तन्वी, कौन सा आपका सेकंड पेपर कौन सा है बताओ मुझे। तन्वी जी, सेकंड पेपर बताना अपनी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की मैंने पीडीएफ कल अपलोड करी है। हाँ जी, बताओ। सेकंड पेपर होम साइंस है। ओके जी, नहीं मिली पीडीएफ। ओके जी तन्वी शुक्ला जी, ठीक है, मैं चेक करूंगी एक बार होम साइंस। वैसे मैंने अपलोड बाकी आपको सारी पीडीएफ मिल गई? रिसर्च एप्टीट्यूड की सैम्पलिंग रिलायबिलिटी वो मिल गई है? तन्वी जी आप बताओ मुझे। नेट एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट क्या है? 28 अक्टूबर है प्रिया जी। पूजा जी, मुझे भी नहीं मिली। मिस प्रिया शर्मा, ओके। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल से बाकी आपको रिलायबिलिटी वैलिडिटी सारी मिल गई है पीडीएफ? ये भी बता देना एक बार मुझे, कंफर्म कर दो। नहीं, नहीं मैम। गुड इवनिंग, नहीं मिली है तो मतलब कोई भी पीडीएफ नहीं मिली आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की? या तो फिर आप गलत जा रहे हो। अगर आपको कोई भी पीडीएफ नहीं मिली तो कंटेंट में जाओ, कोर्स में जाओ, कोर्स में जाके दिसंबर वाले कोर्स में जाओ, पेपर 1 में जाओ और नोट्स में जाओ, वहां पर पीडीएफ मिलेगी आपको सारी पीडीएफ। पीडीएफ की बात हो रही है सुनीता पाल जी। कल मैंने पीडीएफ अपलोड करी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। मैम यूट्यूब पर कल क्लास ली थी तो वो भी डाल हाँ पूनम शर्मा जी, वो कंबाइंड ही मिल जाएगी आपको। रिसर्च कल हम करेंगे। हाँ, रिसर्च प्रोसेस में ही है वो कंबाइंड मिल जाएगी। आज हमारा जितना भी टॉपिक कवर होते हैं ना, फिर कल हो जाएंगे। मैम पॉल साइंस की स्टूडेंट हूँ। कल कल तो जोया तो बोल रहे हैं हमें मिल गई है, कुछ बोल रहे हैं हमें नहीं मिली है। चलो फिर भी मैं चेक करूंगा, चेक कर लूंगी एक बार।
मैम जी आप ना कॉल क्लास ली थी। अच्छा क्या है आपने कल क्लास, हाँ कल क्लास हुई थी आपकी यूट्यूब पर। करें फिर स्टार्ट। मैम कब तक सिलेबस होगा? सिलेबस 15 ये रखो आप। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका कवर करवा दूंगी 15 अक्टूबर तक। आज क्या है? 10 है आज, ठीक है। 5 दिन में और कुछ टॉपिक जो रहते हैं वो कवर करवा दूंगी रिसर्च एप्टीट्यूड के। फिर हम स्टार्ट करेंगे पीपल एंड डेवलपमेंट। और आरसीबी 1-2 दिन में करवाना पड़ेगा मुझे, संडे को या कभी देखते हैं, ठीक है। मीन्स ये रखो कि 31 अक्टूबर तक आपका सिलेबस मुझे कंप्लीट करवाना है। मैम अभी तक आपने 6 पीडीएफ अपलोड किया है ना? हाँ हाँ ठीक है सुनीता पाल जी, 6 पीडीएफ अपलोड हुई है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग लास्ट है आपकी, ठीक है। करें फिर स्टार्ट। सभी ज्वाइन हो गया क्लास में। आज हम करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस बोलो या फिर आप रिसर्च टॉपिक ये स्टेप्स बोलो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का आपका टॉपिक जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्लास का पता होना चाहिए कि आपकी क्लास कब कब होनी है। देखो ये है 9 PM जो आपकी क्लास होनी है यूट्यूब पर, ओके जी। और आज भी आपकी क्लास है यूट्यूब पर 9 PM, जिसमें कि हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ के प्लेजरिज्म के कुछ टाइप करवा दूंगी जो कि हमने कल किया था, ठीक है। रिसर्च एथिक्स किए थे, उसमें हमने प्लेजरिज्म, फॉल्सिफिकेशन एंड आपका फैब्रिकेशन किया था। और प्लेजरिज्म के कुछ टाइप करवाऊंगी। फिर आपको जून नहीं, फैब वाला मैं आपको 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी, जितने भी होंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के। क्लियर है सभी को? 9 PM ये क्लास होनी है। अभी यही शेड्यूल रहेगा आपका, मंडे ट्यूसडे 9 PM, और वेडनेसडे टू सैटरडे आपकी क्लास 7 PM होनी है। क्लियर है? और आज वैसे आपका ट्यूसडे है, बट सर बिजी थे इसलिए मैं क्लास ले रही हूँ आपकी। क्लियर है जी सभी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सभी थम्स अप दे दो, और साथ के साथ वी वांट जेआरएफ और जो भी है कुछ आप कहना चाहते हो वो कह सकते हो आप लोग। एक बार मैं ज्वाइन कर लूँ फोन पर भी, ताकि मुझे आपके मैसेज दिखने स्टार्ट हो जाए और हम वार्तालाप कर सके। ज्वाइन नहीं हो रहा फोन पे, क्या दिक्कत है? सभी लिख दो तब तक, क्योंकि अभी तो शो नहीं होएगा ना मुझे मैसेज आपके जब तक फोन पे ज्वाइन नहीं होती क्लास आपकी। जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो एक बार। सभी कमेंट कर दे प्लीज। साथ के साथ ही वी वांट जेआरएफ, दिसंबर में हम जेआरएफ लेकर आ रहे हैं, ओके जी। ऐसे जी यहाँ शो वी वांट जेआरएफ, ओके। मैम बार बार रुक रही, क्या रुक रही है बार बार? अभी भी पूछ रही हूँ, किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लो एक बार, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। फिर आपको पता है कि मैं फिर डाउट नहीं लेती हूँ क्लास के बीच में। अभी पूछ लो जिसका कोई भी डाउट है, ठीक है जी। ओके लेट्स स्टार्ट, करते क्लास को स्टार्ट। एक्चुअली फोन पे ना ये ज्वाइन नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों। फिलर फॉर्म मुझे फिर आपके मैसेज नहीं शो रहे। 9 PM क्लास होगी आज, हाँ जी 9 PM क्लास होगी, यूट्यूब पर होगी, फ्री क्लास होगी आज 9 PM। ज्वाइन नहीं हो रहा, मुझे मैसेज नहीं देख पाऊंगी ना आप लोगों के। वेट करो थोड़ा सा। PYQ कब से हो गए? नवंबर में हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट आपके रिवीजन के साथ साथ। मैम लास्ट में पूछ सकती हूँ? हाँ जी लास्ट में पूछ लेना रुचि जी। नो लाइव क्लास अवेलेबल नाउ, अब क्या करें इसका? या तो क्लास स्टार्ट नहीं हो रही मेरे पास। हम्म, आज नहीं हुई है हिमाचल। रुचि तब तक पूछ लो आप जब तक क्लास आपकी स्टार्ट होती है, बिकॉज फिर मुझे मैसेज नहीं देख पाऊंगी ना आप लोगों के। फोन पे ही मैसेज पढ़ सकते हैं आपके। क्वेश्चन पूछो तब तक, क्या क्वेश्चन है आपका? क्या प्रॉब्लम होगी है? अपडेट भी है ऐप? अच्छा अपडेट के ऑप्शन आ रही है। मैम लास्ट में पूछ सकती हूँ? अच्छा अभी तक किसी का कोई आज का टॉपिक
ओके मुनिया जी, आज का टॉपिक है आपका रिसर्च प्रोसेस क्या क्या है, या फिर रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या है, और उसके साथ साथ हम करेंगे वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार का कोलोक्वियम, कोलोक्वियम है ना वो, हाँ कोलोक्वियम और सिम्पोजियम, ये टॉपिक्स करेंगे आज हम। ठीक है, बस स्टार्ट हो जाए एक बार ना, फोन पे स्टार्ट नहीं हो रही है क्लास एक्चुअली। 7:11, लो जी अपडेट की ऑप्शन आई थी, अभी हो गया, नहीं हो रही है क्लास एक्चुअली। ओके जी ठीक है, डन, डन डना डन, चलो जी करते हैं स्टार्ट फिर। ये है जी आपके स्टेप्स रिसर्च के, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है जी आपके, कुछ गड़बड़ की है मैंने, क्या ही कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये स्टेप है जो आपको एज इट इज ऐसे ही फॉलो करने होंगे, और बहुत बार इसका सीक्वेंस पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मेनली हम इन स्टेप्स को करेंगे, और ये ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, सभी इनको एज इट इज ऐसे ही याद करेंगे इन स्टेप्स को। और इसके साथ साथ एक और चीज भी पूछी जाती है समटाइम आपसे, जो हम रिसर्च का जब हम प्रोसेस करते हैं, इसको देख लो तब तक। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मैंने बताया वो आपको, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन भी बताया है कहीं ना कहीं आप लोगों को। ठीक है, ओके हाँ जी ठीक है जी, करते हैं फिर स्टार्ट। हिंदी में दिखाए मैम, हिंदी में भी दिखा दूंगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एज इट इज इसको सीक्वेंस में याद करना है। यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा, जो आपका फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस है, बहुत बार इसको सेकंड नंबर पे लेकर आया, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर को थर्ड नंबर पे लेकर आया, बहुत बार एग्जामिनर ने इस तरह से क्वेश्चन बनाया। तो ऐसा नहीं होगा, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ रिसर्च डिजाइन, 5 हो गया कलेक्शन, 6 हो गया आपका डाटा एनालिसिस, एंड 7 हो गया आपका इंटरप्रिटेशन या फिर रिपोर्ट राइटिंग। क्लियर है, इस तरह से आपको एज इट इज याद करना है इनको, ये आगे पीछे कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा। क्लियर है, अब देखो ये भी आपका वही है रिसर्च के। ठीक है, अब ये देखो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हिंदी में देख लो, समस्या की पहचान करना पहला स्टेप, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, या तो आपसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा, या फिर आप लोगों से सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा कि इसका सीक्वेंस बताओ, या फिर आपसे मीनिंग पूछ लिया जाएगा हर एक स्टेप का, कि समस्या की पहचान करने का क्या मीनिंग है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या मीनिंग है, हाइपोथेसिस का क्या मीनिंग है, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग का क्या मीनिंग है, या फिर ये क्वेश्चन बनेगा। बस 3 टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। क्लियर है सभी को, समस्या की पहचान करें, पहला स्टेप आपका ये रहने वाला है, समस्या की पहचान करें। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हम हिंदी में देखते हैं इसको। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जब भी एक रिसर्चर जब रिसर्च करेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। और मैंने बहुत बार बोला है, फॉर एग्जाम्पल
हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी सुन लो मेरी बात को प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल मिस प्रिया, हाँ मिस प्रिया शर्मा जी आप हो, ठीक है, आप कर रहे हो रिसर्च। अब आप जब रिसर्च करोगे तो आप क्यों रिसर्च करोगे? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी जिस वजह से आप रिसर्च करोगे, कुछ ना कुछ आप न्यू करना चाहते होगे जिस वजह से आप रिसर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप रूरल एरिया पे रिसर्च कर रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी वहां पे। जब आप, अगर आपने रिसर्च करनी है तो क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तो हम रिसर्च करते हैं, कुछ नया लाने के लिए तो हम रिसर्च करते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि यार इसमें तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसको शॉर्ट बनाने के लिए क्या किया जाए, मीन्स कि हम रिसर्च करेंगे कि अगर किसी चीज में बहुत लंबा टाइम लग रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम रिसर्च करेंगे कि कहीं ना कहीं से हम शॉर्टकट पहुंच जाए। अब जैसे मान लो कि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, क्लियर है। अब जब नेट जेआरएफ की तैयारी में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती होगी, ठीक है, जब प्रॉब्लम्स आती होगी तो आप रिसर्च करते होंगे कि इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए मैं क्या ऐसा करूं, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंडिंग एन इशू और फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप, कीवर्ड है ये। A well-defined research problem will guide the researcher through all stages of the research process from setting, यहां से ही तो वो रिसर्च करना स्टार्ट करेगा कि क्या प्रॉब्लम आई जिस वजह से उसको रिसर्च करनी पड़ी, या मिस प्रिया जी क्या ऐसी प्रॉब्लम आई कि जिस वजह से आपको रिसर्च करनी पड़ी, क्लियर है। सॉल्व नहीं, अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे उसने रिसर्च करनी स्टार्ट करनी है, क्लियर है। अभी वो आइडेंटिफाई कर रहा है प्रॉब्लम को कि क्या क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मेरी है रिसर्च एप्टीट्यूड की बुक, अब आप भी मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड की बुक है, मैंने पब्लिश कर दी। अब आपको, जब मैंने पब्लिश करी बुक तो आपको कुछ प्रॉब्लम आई उसमें, मेरी बुक में आपको कुछ प्रॉब्लम आई, तो आपने उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया, पहले आपने आइडेंटिफाई करा कि इस बुक में ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पीवाईक्यूज नहीं दिए, तो आपने क्या आइडेंटिफाई करा कि इसमें तो पीवाईक्यूज है ही नहीं, तो इसलिए मुझे अब पीवाईक्यूज लेकर आने होंगे, ठीक है। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, आपने प्रॉब्लम की, समस्या की पहचान कर ली, उसके बाद आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दोगे उस टॉपिक पर, उस चीज पर। अब देखो, फ्रॉम सेटिंग ऑब्जेक्टिव टू चूजिंग अ टेक्निक, अब यहाँ पे क्या होगा रिसर्च प्रोसेस में, फ्रॉम सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स आप रख लोगे कि हाँ क्या क्या आपको चाहिए था उस बुक में, और जो आपके पास किसी और की बुक थी, फॉर एग्जाम्पल प्रियंका मैम की जो आपके पास बुक थी उसमें क्या क्या चीजें नहीं थी, जिन जिन चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हो जो नेट जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। There are a number of approaches to set insight into a topic and gain a better understanding of it, such as preliminary सर्वे हो गया, केस स्टडी हो गया, इंटरव्यू, ये हमने सारा पढ़ा, ऑब्जर्वेशनल सर्वे, ठीक है, ये क्वाली और क्वांटी में पढ़े हुए हमने। अब देखो हिंदी में देख लो एक बार प्लीज, प्रॉब्लम इस पता लगाएगी, हाँ जी। पहले जब भी देखो, हम जब रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो भी हम पहले प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, मीन्स कि आप टॉपिक चूज करोगे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी होगी इस टॉपिक पे, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिसर्च करना क्यों चाहते हो, कौन सा टॉपिक है जिस पे आपको रिसर्च करनी है, क्या ऐसी समस्या आई होगी उस टॉपिक में, क्या ऐसी प्रॉब्लम आई होगी जो आप रिसर्च करना चाहते हो, क्योंकि रिसर्चर का मेन मकसद क्या है, उसने समाज के लिए कुछ देना है, कुछ नया लेकर जाना है, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, और जो चीजें बहुत ज्यादा टफ है उनको थोड़ा इजी करना है, क्लियर है। अब देखो, किसी समस्या का पता लगाना या शोध प्रश्न तैयार करना, पहला कदम कीवर्ड, एक अच्छी तरह से। अब कीवर्ड का ये चलो ठीक है, मैंने बोल दिया कीवर्ड, पर कीवर्ड क्यों है ये भी पता होना चाहिए आपको, क्लियर है। कीवर्ड है बट क्यों है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए तभी कीवर्ड बनेगा, मैंने बहुत बार बोला है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, आफ्टर दैट आपका कीवर्ड, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। एक अच्छी तरह से परिभाषित अनुसंधान समस्या उद्देश्य निर्धारित करने से लेकर एक तकनीक चुनने तक। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी रिसर्च जो है ना वो साइक्लिकल नेचर है, इस टाइम जो मैं साइक्लिकल नेचर की बात कर रही हूँ, मैं एक्शन रिसर्च की बात नहीं कर रही हूँ। जो प्लान ऑब्जर्व एक्ट एंड रिफ्लेक्ट था, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट था, मैं एक रिसर्च की बात कर रही हूँ जो कि हमने करेक्टरिस्टिक्स में किया था। साइक्लिकल नेचर क्यों है आपकी रिसर्च, कोई बताएगा मुझे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में हमने पढ़ा था कि जो आपकी रिसर्च है वो साइक्लिकल नेचर है, क्यों है बोलो जल्दी, या फिर साइक्लिकल नेचर है तो क्या क्या मीनिंग बताया था मैंने आपको साइक्लिकल नेचर का, जल्दी से रिप्लाई करो। पढ़ा है हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में, प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, नहीं मोहम्मद जी मैं एक्शन रिसर्च की बात नहीं कर रही, मैं ओनली रिसर्च की बात कर रही हूँ, गलत, मैंने बोला है पहले भी, मैं एक्शन रिसर्च की बात नहीं कर रही हूँ, साइक्लिकल नेचर है आपकी रिसर्च। प्रॉब्लम से स्टार्ट और एंड प्रॉब्लम पर, वेरी गुड, स्टार्ट भी आपकी प्रॉब्लम से होगी और एंड भी आपकी प्रॉब्लम पर ही होगी, इसको बोला जाता है साइक्लिकल नेचर, मीन्स कि ये
यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे यहाँ से गई और यही एंड हो जाएगी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, बहुत बार। इशू, या तो आपको इशू बोल देंगे, इशू से स्टार्ट होगी, इशू पे ही खत्म होगी। और जो आपका जून में अभी जो आपका क्वेश्चन बना था किसी शिफ्ट में, वहां पे बोला था कि जो आपकी रिसर्च है ना वो प्रॉब्लम से स्टार्ट होगी और सॉल्यूशन पे एंड हो जाएगी, ऐसा कुछ था। बच्चों ने सोचा हाँ ये तो बड़ा प्यारा है, सच में ऐसा होगा, क्योंकि हम प्रॉब्लम से स्टार्ट कर देंगे, हम सॉर्ट आउट कर देंगे और बस खत्म काम। भाई और भी तो रिसर्चर बैठे हैं, उन्होंने भी तो कमियां ढूंढनी होगी कुछ, उन्होंने भी तो कुछ नया लेकर आना होगा, उन्होंने भी तो आपके जो आपने रिसर्च पब्लिश की होगी उसमें कमी निकालनी होगी, इसलिए प्रॉब्लम से स्टार्ट होगी, प्रॉब्लम पे ही एंड हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, जिन्होंने भी रिप्लाई किया वेरी गुड। क्या है और कंटिन्यू, कंटिन्यूस डायनामिक, हाँ डायनामिक, वेरी गुड। अब देखो, अनुसंधान प्रक्रिया के सभी चरणों के माध्यम से शोधकर्ता का मार्गदर्शन करेगी, किसी विषय में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और उसकी बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए कई दृष्टिकोण, एक प्रारंभिक सर्वेक्षण, मामले का अध्ययन, लोगों और ये किया हुआ हमने, ठीक है, ये एग्जांपल्स है इसके, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब क्या हुआ कि हमने, ठीक है, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कर लिया, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम थी जी इस टॉपिक में, ठीक है, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब जब मुझे रिसर्च पेपर बनाना है, रिसर्च प्रपोजल बनाना है, तो मुझे किसी और की भी तो रिसर्च पढ़नी पड़ेगी, किसी और ने जो डाटा पब्लिश किए होंगे, किसी और के जो रिसर्च पेपर होंगे, जितनी भी थ्योरीज होगी, जितनी भी सारी बुक्स होगी, मुझे वो पढ़ना पड़ेगा, बुक्स है, मैगजीन्स है, जो भी चीजें हैं मुझे वो पढ़ना पड़ेगा, ताकि मुझे और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इवेल्युएट लिटरेचर या फिर लिटरेचर रिव्यू भी इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई पढ़ दिया, अब जिन जिन लोगों ने रिसर्च किए हैं, अब उनकी रिसर्च को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब रिसर्च प्रपोजल बनता है तो यही स्टेप एज इट इज फॉलो होते हैं। क्लियर है? अब देखो, थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ द रेलिवेंट स्टडीज एसेंशियल टू द रिसर्च प्रोसेस, इट एनेबल द रिसर्चर टू आइडेंटिफाई द प्रिसाइज एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम वंस अ प्रॉब्लम हैज बीन फाउंड, ठीक है, आपको एक बार प्रॉब्लम पता चलेगी, द इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर नीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट, अब वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा और ज्यादा स्टडी करेगा। तो स्टडी कैसे करेगा, जब उसके पास एक मटेरियल होगा, उसको सबकी रिसर्च जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? जितनों ने भी रिसर्च की होगी उस टॉपिक पे, मान लो रूरल एरिया पर जितने भी लोगों ने रिसर्च की होगी, तो मुझे सबकी रिसर्च पढ़नी पड़ेगी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रॉब्लम में मैंने प्रॉब्लम तो ढूंढ ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और बंदे ने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया होगा अपनी रिसर्च में, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो इसलिए हमें रिसर्च पढ़नी पड़ती है, क्योंकि सेम रिसर्च, मान लो मैंने भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया, आपने भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और हमने सेम सेम पब्लिश किया, तो वैलिड नहीं होता है, और आपको पता है कि अनएथिकल हो जाता है कहीं ना कहीं। किसी और की रिसर्च वो फिर कॉपी में आ जाएगा, चाहे अनजाने में क्यों ना हुआ, एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म जिसको बोलते हैं। दिस स्टेज गिव्स प्रॉब्लम्स ऑन बैकवर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये भी ठीक है, पूछे जा सकता है एग्जाम में। इट टीच द इन्वेस्टिगेटर अबाउट प्रीवियस रिसर्च, हाउ they were conducted and its conclusion. The researcher can build consistency between his work and other through a literature review. ये देखो literature review. Such a review expose the researcher to a more significant body of knowledge and help him follow the research process efficiently. अब जिन जिन लोगों ने भी रिसर्च करी होगी तो उसके लिए ये मददगार हो जाएगी, ठीक है, जब भी किसी और की रिसर्च पढ़ेगा। साहित्य का मूल्यांकन करें, इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप, साथ के साथ लिखती जा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप रिव्यू लिटरेचर, ठीक है। अब देखो, शोध प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक अध्ययनों की संपूर्ण जांच आवश्यक है। प्रासंगिक अध्ययन मतलब कि जो पहले से रिसर्च जिन्होंने करी है, जिनके रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, क्योंकि वही तो रिव्यू करोगे ना आप, और क्या रिव्यू करोगे। यह शोधकर्ता को समस्या के सटीक पहलू की पहचान करने में सक्षम बनाएगा, ठीक है, क्योंकि अब मान लो जब भी हम रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल अगर बनाएंगे, किसी ने रिसर्च प्रपोजल बनाया है, जब भी हम रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो कम से कम 50 to 100 तो आपको रिसर्च पेपर रिव्यू करने ही पड़ते हैं। जब भी रिसर्च प्रपोजल बनता है तो 50 से 100 तक आपको उस टॉपिक है, जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हो, कम से कम 50 से 100 रिसर्च जो पब्लिश हुई है आपको वो रिव्यू करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप वो रिव्यू कर लो ना तो आपका आधा रिसर्च प्रपोजल ऐसे ही बन जाएगा।
एक बार समस्या का पता चलने के बाद, अब देखो पहला चरण कि समस्या का एक बार पता चल गया, अन्वेषक या शोधकर्ता को इसके बारे में और अधिक पता लगाने की आवश्यकता होती है। और वो कैसे पता लगेगा? जब वो रिसर्च पेपर जो होंगे उनको रिव्यू करेगा। यह चरण समस्या क्षेत्र की पृष्ठभूमि है, ये वाला कीवर्ड है, समस्या क्षेत्र की पृष्ठभूमि है आपका, ये जो सेकंड है आपका। यह अन्वेषक को पिछले शोधों के बारे में सिखाता है और कि वे कैसे किए गए थे। ठीक है, पिछले शोध, ठीक है, जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं वो कैसे किए गए थे, क्या क्या उसमें स्टेप्स रहते, क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड की गई थी, तो वो सिखाता है शोधकर्ता को, मीन्स की रिसर्चर को। और इसके निष्कर्ष क्या थे और क्या क्या उसके कंक्लूजन आए थे। क्लियर है? शोधकर्ता साहित्य समीक्षा के माध्यम से अपने काम और दूसरों के बीच निरंतरता बना सकता है। इस तरह की समीक्षा शोधकर्ता को ज्ञान के एक अधिक महत्वपूर्ण निकाय से परिचित कराती है और उसे अनुसंधान प्रक्रिया का कुशलतम पालन करने में मदद करती है। क्लियर है जी सभी को? फर्स्ट स्टेप क्लियर है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकंड, लिटरेचर रिव्यू, दूसरों की रिसर्च पढ़नी पड़ेगी आपको, फिर जाके समझ आएगी चीजें। क्लियर है? अब आपने सब कुछ आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को। थर्ड स्टेप देखो, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया। अब क्या करोगे? अब आप हाइपोथेसिस बनाओगे। और आपको पता है हाइपोथेसिस कैसी होती है? 100% ट्रू तो नहीं हो सकती। हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। अब आप खुद रिसर्च करना यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे ये वाला फेस आया, अब आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मैं न्यू चीजें इंक्लूड कर सकता हूँ। फिर आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। अगर तो आपका टेस्ट की गई हाइपोथेसिस सही होगी तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, जो भी आपने अजम्पशंस बनाई, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन बनाई होगी तो सही हो गया। अगर जो आप जब आप टेस्ट करोगे अगर वो गलत हो गया तो फिर आप रिजेक्ट करोगे, फिर आप दूसरी हाइपोथेसिस बनाओगे। क्लियर है सभी को? एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। वेरी गुड अंजलि शुक्ला जी। हाँ, टेंटेटिव स्टेटमेंट रहेगी आपकी, जो मीन्स 100% श्योर तो नहीं है, बट ये होगा कि हाँ उसको टेस्ट करने पर पता चलेगा। जैसे कि मेडिसिन जब बनती है, आपको पता है मेडिसिन जब बनती है लेबोरेटरी में जाके, तो जब मेडिसिन बनती है तो उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। अगर तो उसकी टेस्टिंग सही निकलती है कि हाँ ठीक है, मान लो मैंने मेडिसिन बनाई है सिर दर्द के लिए और मैंने टेस्ट किया, लोगों पर टेस्ट किया कि हाँ उससे तो सिर दर्द ठीक हो रही है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। बट अगर उससे सिर दर्द ठीक नहीं हो रही है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी। जिस पर्पस के लिए मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी, अगर वो पर्पस पूरा ना हो तो हम रिजेक्ट कर देंगे। टाइप और टेस्टिंग हाइपोथेसिस होगी। हाँ जी, तभी मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करवाया था, इसी कारण। और स्टेप ऑफ रिसर्च मैंने इसीलिए आपको अभी करवा रही हूँ मैं। क्लियर है सभी को? अब देखो, फॉर्मुलेटिंग एंड ओरिजिनल हाइपोथेसिस इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। अब मेरे साथ क्या होता था, जिस टाइम मैं स्टेप ऑफ रिसर्च लर्न करती थी, मुझे नहीं पता आप लोग, स्टेप ऑफ रिसर्च जब भी मैंने किया, मेरे को डाटा कलेक्शन तो याद रहता था, डाटा एनालिसिस भी याद रहता था कि पता है पहले तो कलेक्ट ही होगा डाटा, तभी तो एनालाइज कर सकते हैं। जब तक हमारे पास कुछ हो गया नहीं, हम कैसे एनालिसिस करेंगे? मान लो आपके पास ये कंटेंट ही नहीं, आप कैसे एनालिसिस करोगे? मीन्स पहले डाटा तो हो। तो ये तो मुझे याद रहता था। जो मेरा लिटरेचर ऑफ रिव्यू और जो मेरा हाइपोथेसिस था ना, ये मेरा कंफ्यूज हो जाता था। इसमें मैं क्या कर देती थी, सेकंड में कर देती थी हाइपोथेसिस, थर्ड में कर देती थी लिटरेचर रिव्यू। मीन्स इसके मुझे सीक्वेंस में बड़ी कंफ्यूजन रहती थी कि पहले लिटरेचर रिव्यू आएगा कि हाइपोथेसिस आएगा। बट फिर मैंने दिमाग लगाया कि नहीं, पहले तो मुझे सारी रिसर्चेस पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही तो मैं एक हाइपोथेसिस बना सकती हूँ, क्योंकि बिना नॉलेज के तो हाइपोथेसिस बनाना भी पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपके पास किसी चीज की, मान लो अगर आपको मेडिसिन बनानी है, तो अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि मेडिसिन बनती कैसे है, तो फिर कैसे बनाओगे मेडिसिन? टेस्ट कैसे करोगे? टेस्ट चलो लास्ट में करोगे, पर बनाओगे कैसे? प्रोसेस कैसे पता चलेगी? तो वो प्रोसेस तो आपको तभी पता चलेगी ना अगर आपने पहले से सारी चीजें पढ़ी होगी, आपने औरों को देखा होगा मेडिसिन बनाते हुए, फिर आपने जितने भी डॉक्टर्स होंगे उन पे रिसर्च करी होगी जिन्होंने मेडिसिन बनाई है कि किस किस तरह से उन्होंने मेडिसिन बनाई है, तभी तो आप हाइपोथेसिस लगा पाओगे ना। नॉलेज तो हो पहले। तो ये था जी मेरा, जो मैंने इस कंसेप्ट को इस तरह से क्लियर किया था। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस या नो? नॉलेज तो हो पहले कि वो प्रोसेस, अगर मेडिसिन मुझे बनानी है तो मुझे बनानी कैसे है, उसके लिए नॉलेज तो हो। तो पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, सबकी रिसर्चेज, जितने भी लोगों ने मेडिसिन बनाई है आज तक, उन सबके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी मेडिसिन उसने कैसे कैसे बनाई थी, जंगलों में जाके कौन कौन सी जड़ी बूटियां लाई थी, क्या क्या करा था। ठीक है, फिर मुझे नॉलेज आएगी, फिर मैं काम कर सकती हूँ।
यस मैम, क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब बनेगी यहाँ पे हाइपोथेसिस, नॉलेज आ गई आपको, पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए लिटरेचर रिव्यू किया। फॉर एग्जांपल कोरोना आ गया जी, कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 आ गया, बहुत बड़ी समस्या होगी। अब आपने लिटरेचर रिव्यू करा कि हाँ इसके लिए तो मेडिसिन लेकर आनी पड़ेगी। अब जिस चीज ने मेडिसिन लाई होगी, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी बीमारी आई थी, फिर लेबोरेटरी में गए, मेडिसिन वो बनाई, वैक्सीन बनाई, फिर उसको टेस्ट किया, अगर तो वो जो आपने वैक्सीन बनाई थी अगर तो वो लोगों पे असर हो गया उसका, तो ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर लेंगे, मारना थोड़ी जनता को। हाँ, एज इट इज आपने प्लीज याद रखना इसको। लिटरेचर रिव्यू सेकंड नंबर पर आएगा बहुत बार, और ऐसे 50% स्टूडेंट है, इवन जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी होती थी जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही थी, और वो भी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है। मीन्स मेरे ऑलमोस्ट जितने भी मेरे कलीग्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरी फ्रेंड्स हैं मित्र, ऑलमोस्ट नेट जेआरएफ टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे लगे हैं सारे, ठीक है। तो उनका भी यही रहता था, जब मैं उनको पूछती थी ना कि स्टेप ऑफ रिसर्च में आपको कहाँ कंफ्यूजन आती है, तो वो यही बोलते थे, लिटरेचर रिव्यू और हाइपोथेसिस ना हम आगे पीछे कर लेते हैं बोलते। अब देखो, रिसर्चर टॉपिक नैरोइंग डाउन, अ बिलीव सॉल्व लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। अब जहां पे तो देखो आपका डिफरेंस हो जाएगा वेरिएबल्स में, वो कौन सा आ जाएगा आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और जहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा वेरिएबल में, वो क्या आ जाएगा आपका नल, ठीक है। तो रिलेशनशिप बताता है आपका हाइपोथेसिस कहीं ना कहीं। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश, ये इंपॉर्टेंट है जो कीवर्ड है ये, रिलेशनशिप, बिलीफ सॉल्व लॉजिकल, ठीक है। To order to establish a hypothesis, a researcher must have a certain amount of expertise. अब देखो एक्सपर्ट होना चाहिए वो एक हाइपोथेसिस को बनाने के लिए, अगर एक्सपर्टीज नहीं है ना तो फिर गई भैंस पानी में। फिर एक्सपर्टीज, और एक्सपर्टीज कहाँ से आएगी, जब पहले उसने रिसर्च करी होगी, लिटरेचर रिव्यू पढ़े होंगे, प्रोसेस पता होगा कि मेडिसिन कैसे कैसे बनती है, तभी तो एक्सपर्ट बनेगा। मैम क्या सीक्वेंस भी पूछा जाता है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बार पूछा गया है सीक्वेंस, बहुत बार सुनीता पाल जी, 2018 से लेकर 2022 तक रखो तो सीक्वेंस ही पूछा गया है। अब देखो कौन बता रहे, दीपमाला जी बोल रहे हैं हाँ पूछा जाता है, मुझे लग रहा है आपने दिए हुए एग्जाम। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्चर टू कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस दैट इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द रिसर्च टॉपिक। अब जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हो हाइपोथेसिस आप जी इस पे, किस पे, रूरल एरिया पे, और जो आपका रिसर्च टॉपिक है वो है मेडिसिन, तो बनेगी जमेगी बात, नहीं जमेगी ना बात। जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है भाई, उसी में उसी के बेस पे आपको हाइपोथेसिस बनानी है, ऐसा नहीं कुछ भी हाइपोथेसिस बना दी। रिसर्चर आर एबल टू कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स एंड स्टे कमिटेड टू देयर ऑब्जेक्टिव, ये तो होता ही है, देखो एफर्ट्स भी लगाओ और अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति आप कमिटेड रहो, ठीक है, कमिटेड रहो अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति। व्हेन दे डेवलप थ्योरीज टू गाइड देयर वर्क, परिकल्पना बनाए, अनुसंधान विषय को कम करने और इसे परिभाषित करने के बाद एक मूल परिकल्पना तैयार करना अगला तार्किक कदम है। कौन सा अगला है? तीसरा कदम है जी। विश्वास चरों के बीच तार्किक संबंधों को हल करता है। एक परिकल्पना स्थापित करने के लिए एक शोधकर्ता के पास क्षेत्र में एक निश्चित मात्रा में विशेषज्ञता होनी चाहिए, कीवर्ड है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि जब भी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे तो आपका एक्सपर्ट होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो आपका आंसर आएगा हाँ जी एक्सपर्ट होना जरूरी है। ऐसी थोड़ी बंदे थोड़ी मारने हैं, ऐसी मेडिसिन बना दूं और उस पे लोगों को दे दूं मैं मेडिसिन की, उनकी हालत खराब हो जाए, लूज मोशन लग जाए, चलो मारने तो नहीं हमने, बट कुछ भी, ठीक है, या फिर एलर्जी हो जाए उनको फेस पे, स्किन पे। परिकल्पना तैयार करते समय शोधकर्ता के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह शोध विषय पर आधारित, अब शोध विषय पर आधारित होना चाहिए। रिसर्च कर रहे हो मेडिसिन पे, और जो टॉपिक है वो मेडिसिन पे है, और रिसर्च कर रहे हो हाइपोथेसिस बना रहे हो कुछ और ही, ज्वेलरी पे बना रहे हो, कपड़ों पे बना रहे हो, फैशन पे बना रहे हो, ठीक है। शोधकर्ता अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने में सक्षम होते हैं जब वे अपने काम का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांत विकसित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जी, सारे जितनी भी लाइनें मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ ना जी, सारी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लेना अपने पास। मैम प्लीज रिपीट कीजिए, नहीं आया समझ। अंकिता कुशवाहा जी, देखो जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं, हाइपोथेसिस का मतलब होता है आपकी, जब आप परिकल्पना करते हो ना, मीन्स आप श्योर नहीं होते हो कि जो आपने परिकल्पना करी है वो राइट है कि रॉन्ग है, आप तभी श्योर होते हैं, आपको ना उस परिकल्पना को टेस्ट करना पड़ता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 आया, ठीक है, और हमें बनानी है वैक्सीन, तो वैक्सीन बनानी है, इससे हम डायरेक्ट वैक्सीन बनाना स्टार्ट नहीं कर देंगे,
हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जिन्होंने भी वैक्सीन बनाई है आज तक, पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, उसकी प्रोसेस देखनी पड़ेगी, सारी चीजें कम से कम 100 रिसर्च हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 100 रिसर्च हमें पढ़नी पड़ेगी जिन्होंने भी वैक्सीन बनाई है। अब रिसर्च का क्या मतलब, वो 100 रिसर्च मतलब जिन जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई है उन लोगों का हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या किया था वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है। मेरा टॉपिक है कोविड-19 पे हमें बनानी है वैक्सीन, और टॉपिक मैंने बहुत ही भयंकर वाला लिया है जिसके लायक हम है नहीं है, ठीक है। उसके लायक होते हैं साइंटिस्ट, क्लियर है। बट चलो कोई नहीं, समझने के लिए एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। अब क्या हुआ कि आपने हाइपोथेसिस बनाई, आपने हाइपोथेसिस क्या बनाई, आपने लेबोरेटरी में जाकर वैक्सीन बनाई, जो भी आपने पढ़ा सारी चीजें आपके पास नॉलेज आ गई, आप एक्सपर्ट हो गए कि इस तरह से वैक्सीन बनेगी। अब आप लेबोरेटरी में गए, आपने वहां पे वैक्सीन बनाई, ठीक है। ये तो हो गया आपकी हाइपोथेसिस, क्लियर है। अब जब आप उसको वैक्सीन को आपने बना लिया, ठीक है, अब क्या किया कि आपने उसको अप्लाई किया। पहले आपको पता है मेडिसिन जो अप्लाई होती है वो किस पर होती है, जानवरों पे अप्लाई होती है सबसे पहले तो, मेनली, है ना। मतलब मैक्सिमम चीजें जो है मेडिसिन वाली तो जानवरों पे अप्लाई होती है। अब एक जानवर मर गया, ठीक है, तो आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी कि इस तरह से मेरी वैक्सीन बनेगी, उसको कर दिया रिजेक्ट। अगर जानवर जी गए है ना, सारे जानवर को, ठीक है, तो आप उसके बाद आप फिर लोगों पे चेक करोगे, और लोगों पे अगर उसका असर राइट मतलब अच्छा असर हो गया, बेटर असर हो गया, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, क्लियर है। ये आपकी अजम्पशंस भी हो सकती है और ये आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस भी हो सकते हैं। ये तो मेरा टॉपिक ऐसा था कोविड-19 वाला जिसमें कि हमने वैक्सीन बनानी स्टार्ट की, ठीक है। अंकिता जी समझ आ गया? हाँ ठीक है, पॉइंट्स को जो आप अंडरलाइन करिए, हाँ ठीक है, हाईलाइट हाईलाइट करते जाओ। सुनीता पाल जी वेरी गुड। अंकिता जी समझ, थैंक यू मैम, आप तक मैसेज पहुंचा, मुझे लगा आप नहीं समझा पाओगे। आप, थैंक यू सो मच मैम, आ गया समझ, आ गया समझ, ठीक है। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, वैसे तो ये साइंटिस्ट होते हैं, हम तो छोटी मोटी रिसर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल रूरल रूरल एरिया पे रिसर्च करेंगे, किसी बुक पे रिसर्च करेंगे, या फिर कुछ भी कोई और चीज हो सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन पे रिसर्च करेंगे कि ऑनलाइन ज्यादा बेटर है कि ऑफलाइन ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो उसके लिए हाइपोथेसिस बनाने के लिए मुझे एक्सपर्ट होना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन के लिए जितने भी लोगों ने रिसर्च करी है ना ऑनलाइन टॉपिक पर, मीन्स ऑनलाइन मेरा एक टॉपिक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसर्च करने के लिए, अब जितने भी लोगों ने रिसर्च करी होगी पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा, तभी तो मैं एक प्रोसेस को सीखूंगी, तभी तो मुझे पता चलेगा। नॉलेज नॉलेज होना जरूरी है ना हाइपोथेसिस बनाने के लिए, नॉलेज ही नहीं है तो काहे की हाइपोथेसिस बनानी। हाँ जी काफी होगा, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप अपने भी एग्जाम्पल दे सकते हो। आज ही भेज दीजिएगा, ठीक है जी, पीडीएफ आज ही मिल जाएगी दीपमाला जी आपको इसकी। बट पीडीएफ आपको कंबाइंड मिल जाएगी, रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च एथिक और प्लेजरिज्म और वर्कशॉप सेमिनार, ये सारा कंबाइंड है, ठीक है। ये पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। अच्छा, रिसर्च हाइपोथेसिस क्लियर है सभी को। फोर्थ स्टेप रिसर्च डिजाइन। अब ये डिजाइन का मतलब होता है ना कि हमने जितने भी मेथड्स बनाए हैं उनको सभी को एप्लीकेबल करो, स्ट्रेटेजीज जो है उनको सभी को एप्लीकेबल करो। रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट रहता है हमारा, ठीक है। डिजाइन करना पूरी तरह से, अब हम पूरी तरह से डिजाइन बना देंगे कि ये चीजें है जी, इस तरह से हमें करना है सारी चीजें, ठीक है। ये मेरा डिजाइन है, इस तरह से करना है। मैं देखो मेरा डिजाइन कितना सुंदर बन गया, ये डिजाइन है, जितने भी मेथड्स है, जितनी भी हमने हाइपोथेसिस बनाई, आइडेंटिफाई, लिटरेचर रिव्यू, सारी चीजें, अब भाई उस तरह से मुझे काम करना है। अब ये मेरा पूरा डिजाइन बन गया, ब्लूप्रिंट इसको बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका ब्लूप्रिंट है वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है रिसर्च डिजाइन को। रिसर्च डिजाइन इज द प्लान फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अब प्लान बना रहे हो आप अपने जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स रहे उनको अचीव करने के लिए, एंड आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन, और रिसर्च के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इट आउटलाइन हाउ टू गेट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। इट्स गोल टू डिजाइन रिसर्च टू टेस्ट हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे करोगे आप टेस्ट हाइपोथेसिस को, मीन्स कि जितने भी आपके मेथड्स हैं उनको आप यहाँ पे एप्लीकेबल करोगे। एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन एंड प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी हो जाएगी आपकी। द रिसर्च डिजाइन एम टू मिनिमाइज द टाइम। टाइम को कम करने के लिए हम एक डिजाइन बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमें एक बिल्डिंग बनानी होती है पहले हम उसका डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है मेरे हिसाब से, जब भी हमें बिल्डिंग बनानी होती है, यहाँ पे मेरा रूम बनेगा, यहाँ पर मेरा बेडरूम बनेगा, यहाँ पे किचन बनेगा, यहाँ पे बाथरूम बनेगा, ठीक है, और यहाँ मेरा हॉल बन जाएगा, डाइनिंग हॉल जो भी है, ठीक है। ये हमने क्या किया, डिजाइन किया हमने। और ये हम क्यों डिजाइन करते हैं, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए,
क्लियर है? फिर हम उसी हिसाब से वो सारा नक्शा हम दे देते हैं मिस्त्री को, भाई इस तरह से कर लेना, ताकि टाइम भी सेव हो, मनी भी सेव हो, एफर्ट भी सेव हो। अगर बिना डिजाइन के काम करना शुरू कर दोगे तो उसी घर को बनाने के लिए 3-4 महीने लग जाएंगे, जहां पे आपका 1 महीना लगना था अगर डिजाइन तैयार होता पहले से। प्लान टू कंडक्ट रिसर्च, हाँ ठीक है। तो डिजाइन बनाना हमें जरूरी होता है कि किस किस तरह से हमें क्या क्या करना है, कहाँ मेथड्स एप्लीकेबल करने हैं, कैसे कैसे करना है, सारी चीजों का अब बन जाएगा यहाँ पे रिसर्च का डिजाइन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टाइम भी सेव होगा, मनी भी सेव होगी, एफर्ट भी कम लगेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है ये भी। और एक क्या है, रिसर्च डिजाइन आपका ब्लू है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लेना, यहाँ पे नहीं है ब्लू लिखा बट आप लिख लेना। मीनिंगफुल एविडेंस हो गया, और दिस प्लान फिट्स इनटू 4 कैटेगरी, एक्सप्लोरेशन एंड सर्वे हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, डाटा एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, अनुसंधान डिजाइन उद्देश्यों को प्राप्त करने और शोध प्रश्नों के उत्तर देने की योजना है। ठीक है, यह रेखांकित करता है कि प्रासंगिक, अब जिसने भी कभी घर बनाया होगा तो पहले डिजाइन बनाना जरूरी रहता है कि कैसे कैसे बनाना है। नई डिजाइन बनाओगे तो मिस्त्री के साथ पूरा दिन उसको भी परेशान करोगे, खुद भी परेशान होगे, इसको ऐसा कर, इसको वैसा कर, इसको ये कर। नहीं तो पहले से एक डिजाइन बना दो, उस हिसाब से ले गई, इसको इस तरह से करियो। ठीक है, ओके, पढ़ाया हुआ मतलब जो कॉमर्स में विषय पढ़ता हूँ तब आपका याद आ जाता है, जिससे सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। पढ़ाया हुआ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। क्लियर है सभी को? हिंदी में भी देख लो। इसका लक्ष्य परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, अनुसंधान प्रश्नों को संबोधित करने और निर्णय लेने की अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए अनुसंधान को डिजाइन करना है। इंपॉर्टेंट है ये। अनुसंधान डिजाइन का उद्देश्य सार्थक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय, धन, प्रयास को कम करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यह योजना 4 श्रेणियों में फिट होती है, अन्वेषण, सर्वेक्षण, और ये हमने पढ़ा एक्सप्लोरेशन, आपको पढ़ाया गया है, ये अनस्ट्रक्चर्ड रहता है कहीं ना कहीं। एक्सपेरिमेंटल आपको पता है कि यहाँ पर ही आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, और बहुत बार मैंने बोला भी आपको, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर आपकी होती है तो वो होती है आपकी इसमें एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसको और क्या बोला जाता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को और क्या बोला जाता है? इसका अनदर नेम कौन सा है, बता सकता है कोई मुझे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का अनदर नेम कौन सा है, बताओ। हाँ, ब्लूप्रिंट को कीवर्ड के लिए यूज करना है अंकिता जी। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते होंगे ब्लूप्रिंट को। एक्सपेरिमेंट रिसर्च को और क्या बोला जाता है? लेबोरेटरी। हाँ, लेबोरेटरी तो इसका एग्जांपल है ना कि ये लेबोरेटरी में यूज होती है। और कॉज एंड इफेक्ट, यही मैं पूछना चाहती थी। एक और चीज जो कि मुझसे पूछा गया था पीएचडी के एग्जाम में, कॉजल, ओनली ये पूछा गया था, कॉजल रिसर्च। और मैं सोच रही हूँ यार, कॉज एंड इफेक्ट तो मैंने पढ़ा था, बट ये कॉजल क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। फंडामेंटल देखो जी चौधरी जी, फंडामेंटल आपकी प्योर प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च होती है। कॉजल, कॉज एंड इफेक्ट, कॉजल रिसर्च भी इसको बोला जाता है। कॉजल, कॉजल, CAUSA, कॉजल रिसर्च। ठीक है, डाटा एनालिसिस तो अभी करेंगे हम आगे। ऑब्जर्वेशन आपको पता ही है, एक्सप्लोरेशन भी आपको पता ही है, खोज करना है, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड होता है, एक्सप्लोर करना है चीजों को। और एक्सपेरिमेंटल कहीं ना कहीं आपका स्ट्रक्चर्ड में आ जाती है, क्योंकि ये कौन सी होती है आपकी, कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव नेचर हो जाती है, और एक्सप्लोरेशन आपकी कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्क्राइब पॉपुलेशन। अब आपको पॉपुलेशन का भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से आपने रिसर्च करनी है, किस किस पॉपुलेशन से। ऐसे नहीं कहीं भी चले हैं, रिसर्च करनी थी हिमाचल प्रदेश पे, चल पड़े मध्य प्रदेश। मैम एम का तो फर्क है, एच और एम का तो फर्क है, प्रदेश तो सेम ही है। ठीक है, तो वो चीज गलत है कि जहां पे आपको रिसर्च करनी है, जो आपके पास एरिया दिया गया है, आपका रिसर्च का जो भी एरिया है, जो भी टॉपिक है, उसी हिसाब से रिसर्च करो। ये नहीं कि पॉपुलेशन कोई और ही ले रहे हो, सैंपल कहीं और से ही ले रहे हो। ओनली आपको बोला है कि एचपी का सैंपल लेना है, आप चलो एमपी का सैंपल लेने। ठीक है, तो वो भी गलत हो जाता है। तो डिस्क्राइब पॉपुलेशन आपको पता होना चाहिए कि किस पॉपुलेशन से आपको सैंपल लेना है, क्या करना है आपको। ठीक है, research project usually to get the specific group of people, facilitate or how technology is used in the business in research, the term population refer to this study group means आपका स्टडी ग्रुप क्या रहने वाला है। ठीक है, जिसपे पॉपुलेशन पे आप स्टडी करें। वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ और समझाना है।
A final step in the study design is to specify its sample और population that result में भी generalized, ठीक है। population मैंने बताया भी आपको, sampling में भी बताया वैसे मैंने आपको कि population क्या होती है आपकी, जहाँ पे आपका जो रिसर्च का आपका एरिया है और जो भी आपने सैंपल लेना है वही population को आप यूज करोगे, बताया मैंने कहीं ना कहीं आपको ये, ठीक है, उसी population को यूज करोगे। अब सैंपल चाहिए मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं रिसर्च कर रही हूँ 6 to 10 ईयर के एज वाले बच्चों के लिए, और सैंपल में ले रही हूँ 60 to 70 ईयर वाले बच्चे, उनका सीनियर सिटीजन का, तो गलत हो जाएगा ना। तो मुझे सैंपल भी तो इन्हीं के चाहिए 6 से 10 साल के बीच की एज वाले, क्लियर है। तो मेरी पॉपुलेशन एक जो होनी चाहिए वो डिस्क्राइब होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, क्लियर है सभी को। डाटा कलेक्शन में एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, वेरी गुड सुनीता पाल जी, हाँ जी। मुझे लग रहा है पहले ही तो नहीं पढ़ते जा रहे आप कहीं, पीडीएफ पीपीटी। अब देखो डाटा कलेक्शन, अब देखो ये सारी चीजें तो होगी हमारे पास, हमने हाइपोथेसिस भी, अब हम जब हमने हाइपोथेसिस बनानी स्टार्ट की थी ना, सुनना मेरी बात को, यहाँ से आपका वर्क स्टार्ट हो गया था। लिटरेचर रिव्यू तक तो आप औरों का कर रहे थे, अभी यहाँ से आपका खुद का वर्क स्टार्ट हो गया था। जब आपने हाइपोथेसिस बनाई, इट मीन्स कि आपने खुद वर्क करना स्टार्ट किया। फिर आपने रिसर्च डिजाइन बनाया, वहां पर आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, मेथड्स को यूज किया कि किस किस तरह से आपको क्या क्या करना है, क्लियर है। उसके बाद क्या किया, डिस्क्राइब पॉपुलेशन, कि हाँ आपको पता होना चाहिए आपने कौन से पॉपुलेशन से सैंपल लेना है, जिसपे आप मान लो रूरल एरिया पे रिसर्च कर रहे हो या जिसपे भी। अब आपने यहाँ पे क्या किया, अब आप खुद से डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। वो वाला डाटा तो है, वो तो सिर्फ आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए था जो आपने लिटरेचर रिव्यू करा था। अब आपको यहाँ से खुद से नया डाटा लेकर आना पड़ेगा कि क्या क्या, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप एज इट इज उनकी रिसर्च यहाँ पे लिख दोगे, उनका कंटेंट ही उनका डाटा यहाँ पे लिख दोगे, आपको खुद का डाटा लाना पड़ेगा। मीन्स आपका जो खुद काम करना स्टार्ट हुआ ना, जहाँ पे आपने खुद, वो हो गया आपका हाइपोथेसिस स्टार्ट हो गए थे आप काम करना। आपने डिजाइन बना लिया, डिस्क्राइब पॉपुलेशन कर लिया, हाइपोथेसिस आपने बना ली। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप डाटा कलेक्ट करोगे। और अगर मैं सिंपल बात बोली तो डाटा कलेक्ट हमारे कौन से टू टाइप है जिस तरह से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई बता सकता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पढ़ा था ना हमने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और मैंने क्या बोला था कि कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने ओनली प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया, कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने ओनली सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया। आप हमेशा बोथ मेथड का यूज करोगे अपने रिसर्च प्रपोजल में, या जब भी आप रिसर्च पब्लिश करोगे रिसर्च पेपर। प्राइमरी और सेकेंडरी, हाँ बोथ, क्योंकि अगर प्राइमरी करोगे तो इंटरव्यूअर फंसाएगा, मीन्स की जो भी होगा आपका प्रोफेसर जो भी रहे होंगे वो फंसाएंगे आपको, क्योंकि प्राइमरी डाटा नहीं पॉसिबल है कि आप किसी से कुछ भी नॉलेज ना हो, कुछ भी ना करो आप, नहीं पॉसिबल है। और सेकेंडरी में आपको फंसाएगा कि ये तो चीटर है, इसने तो खुद कुछ किया ही नहीं होगा, इसलिए इसने सेकेंडरी डाटा ले लिया, इसने खुद मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने ओनली सेकेंडरी डाटा को यूज किया। तो जब भी आप रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल बनाओगे तो आप बोथ मेथड का यूज करोगे, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। और आप अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखोगे भी साथ में कि मैंने बोथ टाइप ऑफ डाटा का यूज किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, क्लियर है। प्राइमरी मतलब खुद से, यस, एंड सेकेंडरी मतलब आपका दूसरों का, ठीक है, जो पब्लिश्ड हुए होते मटेरियल होते हैं वहां से डाटा उठा लेना। प्राइमरी मतलब खुद से आपने लोगों के पास गए, आपने बातचीत की, आपने उनके एक्सपीरियंसेस सुने। जिसमें मानो अगर आप रूरल एरिया पे रिसर्च कर रहे हो तो आप गांव गांव में गए, आपने गांव के लोगों से बात करी, आपने उनके एक्सपीरियंसेस को सुना और आपने एज इट इज उसको लिख दिया कि हाँ ये समस्या है जी गाँव के लोगों की, ठीक है। और सेकेंडरी हो गया कि आपने न्यूज़पेपर में देख लिया, आपने गूगल में देख लिया, और जो भी पब्लिश्ड हुई चीजें थी ऑलरेडी जो पब्लिश्ड थी, आपने वहां से कुछ कुछ चीजें निकाली कि ये समस्या है गाँव के लोगों की, ठीक है। तो वो हो गया सेकेंडरी, क्लियर है सभी को, क्लियर है, गुड, वेरी गुड। अब देखो डाटा कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन ऑब्टेनिंग द नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू आंसर द रिसर्च इशू, क्लियर है। एवरी रिसर्च कलेक्टेड डाटा, क्योंकि डाटा तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हम तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे इशू को, हमें जाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, क्लियर है। या फिर गूगल में या कहीं से भी जो भी पब्लिश्ड डाटा होगा, मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ डाटा का हमें यूज करना होगा अपने रिसर्च में। आइदर फ्रॉम द लिटरेचर और द पीपल बीइंग स्टडीड, data must be collected from the two category of researcher. These source may provide primary data. एक्सपेरिमेंट हो गया, क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपको पता है, इंटरव्यू भी लेने होते हैं, क्वेश्चनरी आपको पता है, क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। मैंने बोला भी था कि इसमें डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल का कर लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है यहाँ पे। क्वेश्चनरी क्या है, शेड्यूल क्या है। ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू तो चलो आपको पता है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, ठीक है। ये भी इंटरव्यू के कुछ टाइप रहते हैं। सेकेंडरी डाटा कैटेगरी लिटरेचर रिव्यू हो गया। अब क्यों हो गया ये सेकेंडरी, कोई बताएगा मुझे, लिटरेचर सर्वे सेकेंडरी क्यों आएगा। ऑफिशियल अनऑफिशियल रिपोर्ट्स क्यों आएंगे सेकेंडरी में। एन अप्रोच बेस्ड ऑन लाइब्रेरी रिसोर्सेज क्यों आएंगे सेकेंडरी में, कोई बता सकता है मुझे।
एक्सपेरिमेंट प्राइमरी में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, और जब हम टेस्ट करते हैं इट मीन्स कि वो क्या हो जाता है, प्राइमरी हो जाता है। खुद से करोगे ना टेस्ट, तो लेबोरेटरी में जाकर जब आप टेस्ट करोगे तो वो तो खुद से आप काम कर रहे हो, एक तरह से क्वेश्चनरी आप खुद से कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन आप खुद से कर रहे हो, इंटरव्यू आप खुद से ले रहे हो। क्लियर है? क्योंकि अब मान लो किसी और का भी मेरे पास डाटा है, ऑब्जर्वेशन तो मेरी यूज हो रही है ना, क्योंकि ये पहले से तैयार किया हुआ है। हाँ जी, दूसरों के द्वारा ये ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं, लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर, ठीक है, किसी और ने बनाया होता है, किसी और ने रिसर्च करी होती है, आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हो अपनी नॉलेज को एक्सपर्ट बनने के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो सारा डाटा है ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है कि हमने बनाया? ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, बट अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन यूज कर रही हूँ अपनी, तो क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। वैसे तो ये सारा डाटा कौन सा है, सेकेंडरी डाटा है ना, जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ सेकेंडरी है, ये मेरा थोड़ी बनाया हुआ है, स्टेप ऑफ रिसर्च मेरी नहीं बनाई हुई है, ठीक है, हम तो सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं। बट हाँ, अगर मैं इस पर ऑब्जर्वेशन करती हूँ, हाँ मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देती हूँ, खुद मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो प्राइमरी आ गया कहीं ना कहीं। क्लियर है? और सेकेंड थिंग क्या रहेगा यहाँ पर, और क्या बोलना था मुझे, लिटरेचर रिव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन, हाँ इंटरव्यू। अब सपोज मानो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चनिंग करती हूँ, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी कहीं ना कहीं प्राइमरी आ गया, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं पूछ रही हूँ ना, कि बताओ प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा क्या है, बताओ, क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपसे इंटरव्यू भी लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए बताओ मुझे क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं। क्लियर है? ऑलरेडी पब्लिश्ड, हाँ, तो ये तो हमने कर लिया था वैसे भी। अब जितना भी मेरे पास डाटा है ना जी, अब डाटा तो मेरे पास बहुत सारा आ गया। अब उस डाटा को मुझे छांट छटाई भी तो करनी पड़ेगी, उसको छांटना भी तो पड़ेगा कि क्या मेरे काम का है, क्या मेरे काम का नहीं है, क्या मुझे डाटा इंक्लूड करना चाहिए, क्या मुझे डाटा एक्सक्लूड करना चाहिए, कितना मुझे डाटा चाहिए, कितना मुझे नहीं चाहिए, कहीं मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं ले लिया, कहीं मैंने गलत डाटा तो नहीं ले लिया, कहीं मैंने किसी कोई और टॉपिक पे मैं रिसर्च, टॉपिक पे जिस टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रही हूँ उसके टॉपिक के बाहर मैंने कोई डाटा तो नहीं ले लिया। उस सारी चीजों का करेगा विश्लेषण। अब ये डाटे का करेगा यहाँ पे स्कैन, ठीक है। अब जो तो मेरे मुताबिक सही रहेगा वो सही है, जो मेरे मुताबिक सही नहीं रहेगा उसको बाहर निकालो। डाटा एनालिसिस, इसलिए पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो मेरे रिसर्च के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप देखो इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास बहुत सारी है, डाटा मैंने बहुत सारा कलेक्ट किया, बट वो जो डाटा है क्या वो इंपॉर्टेंट है, मेरे रिसर्च जो मैं टॉपिक बना रही हूँ क्या वो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट है तो सही है, जो जो डाटा मेरे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा का ना यूज करके मैं यहाँ पे बोलूंगी इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए। जो जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको बाहर फेंको। क्लियर है? इंपॉर्टेंट डाटा को लेना है, हाँ जी। अब देखो ड्यूरिंग रिसर्च डिजाइन, अब डिजाइन में हमने ये ना, डिजाइन का मतलब क्या था, प्लान था हमारा, ब्लूप्रिंट था हमारा, ठीक है, एक बिल्डिंग कैसे बनती है वो था हमारा, पहले से डिजाइन किया हुआ। अब मानो हमें रिसर्च टॉपिक बनाना है, रिसर्च पे सॉरी रिसर्च प्रपोजल बनाना है, तो कहीं ना कहीं पहले डिजाइन करेंगे ना सारी चीजों को। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग रिसर्च डिजाइन द रिसर्चर प्लान डाटा एनालिसिस आफ्टर कलेक्टिंग डाटा। अब यहाँ पे क्या किया उसने, जब डाटा उसने कलेक्ट कर लिया, द रिसर्चर एनालाइज इट, द डाटा इज एग्जामिन्ड बेस्ड ऑन द अप्रोच इन दिस स्टेप, द रिसर्च फाइंडिंग आर रिव्यूड एंड रिपोर्टेड। Data analysis involve a number of closely related stages such as setting up categories, applying these category raw data through coding and tabulation, and the drawing statistical conclusion. The researcher can examine the acquired data using a variety of statistical method. ठीक है, इनको देख लेना। डाटा विश्लेषण अनुसंधान डिजाइन के दौरान शोधकर्ता डाटा विश्लेषण की योजना बनाता है। डाटा एकत्रित करने के बाद बाद ठीक है, बाद इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा पहले डाटा कलेक्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस आएगा। इस चरण में दृष्टिकोण के आधार पर डाटा की जांच की जाती है। बस ये कीवर्ड है, डाटा की जांच करना, ये कीवर्ड है, ठीक है। क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर है, गुड। द रिपोर्ट राइटिंग लास्ट में बन जाएगी जब रिपोर्ट, सारे काम हो गया, कलेक्ट भी हो गया, डाटा एनालिसिस भी हो गया, डिजाइन भी बन गया, हाइपोथेसिस भी होगी, टेस्ट भी होगी, हाइपोथेसिस। अब लास्ट में एक रिपोर्ट बनेगी, मेरा पूरा रिसर्च प्रपोजल बन जाएगा जब यहाँ पे कॉन्क्लूजन भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। अगर रिपोर्ट ना दिया गया होगा ना, एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करता है ना, यहाँ पे दे देता है कंक्लूजन। अब क्या करें मैम, हमने तो रिपोर्ट पढ़ा था, यहाँ तो कंक्लूजन हो गया। तो ये पूरी रिपोर्ट बन गई कि मान लो मैं रूरल एरिया पे रिसर्च कर रही थी, तो ये है जी मेरी रिपोर्ट। आज तक मैंने जितने भी मीन्स लिटरेचर रिव्यू में तो आपको पता है कि वहां पे तो और का डाटा आ जाएगा पूरी तरह से, फिर मेरा अपना डाटा, सेकेंडरी प्राइमरी डाटा, फिर मैं लास्ट में जाके रिपोर्ट बनाऊंगी कि हाँ ये समस्या है जी रूरल एरिया की, इन समस्या है और इन समस्याओं का मैंने समाधान भी निकाल दिया है, ठीक है।
ये 8 इसलिए लिखा है ना क्योंकि हमने एक डिस्क्राइब पॉपुलेशन भी किया था, उसमें आएगा आपका जो हमने डिस्क्राइब पॉपुलेशन किया था ना, एक स्टेप यही बोलना था मुझे स्टार्टिंग में, फिर मुझे लगा बाद में बोलूंगी। डिस्क्राइब पॉपुलेशन किया था ना, वहां पे सैंपल एग्जाम में पूछा जा सकता है सैंपल, ठीक है, जो कि आपका हाइपोथेसिस के बाद आएगा, इसलिए ये 8 है। और हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मैम ओनली 7 स्टेप है रिसर्च में, मैम ओनली 8 ही है, 11 स्टेप भी है रिसर्च में, ठीक है। बट आपको सीक्वेंस अगर पता होगा ना तो आप लगा लोगे। अब रिपोर्ट के बाद अगर कंक्लूजन दिया गया होगा या फिर आपको डिस्क्राइब पॉपुलेशन ना देकर सैंपल दिया गया होगा तो आपका पहले सैंपल आएगा, डाटा कलेक्शन से पहले आपका सैंपल आ जाएगा, फिर डाटा कलेक्ट, फिर डाटा एनालिसिस, फिर रिपोर्ट, फिर कंक्लूजन, इस तरह से बनेंगे ये, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं किया है, वो पूछा जाता है एग्जाम में ना कई बार, इसलिए मैंने लिया है ललिता राणा जी, वो पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, डिस्क्राइब पॉपुलेशन या फिर सैंपल का पूछा गया है। आपको पता है जो हम सैंपल लेते हैं वो पॉपुलेशन से ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज स्टेप द रिसर्चर मस्ट प्रिपेयर अ रिपोर्ट डिटेलिंग हिज फाइंडिंग। अब पूरी जितने भी उसने रिसर्च करा, जितनी भी उसने मेहनत करी, अब वो यहाँ पे लास्ट में फाइंडिंग पूरी तरह से बता देगा कि हाँ ये मेरी रिपोर्ट बनी है, जैसे हम देते हैं ना एक डॉक्टर कैसे देता है रिपोर्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और अगर तो पॉजिटिव आ जाए तो उसको माना जाता है गलत, ठीक है। मान लो पॉजिटिव आ गई किसी की रिपोर्ट, वैसे पॉजिटिव हमारी लैंग्वेज में तो पॉजिटिव आना बहुत अच्छा है, बट डॉक्टर की लैंग्वेज में पॉजिटिव आना बहुत गलत है। कोरोना की रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, ओहो, इट मीन्स कि उसको कोरोना हो चुका है। रिपोर्ट आ गई नेगेटिव, इट मीन्स कि नहीं हुआ, वही कोरोना बच गया, ठीक है। अब जैसे बैंक में डेबिट और क्रेडिट उल्टा चलता है ना, आपको पता ही है, बैंक में जो आपका डेबिट और क्रेडिट है वो ऑपोजिट चलता है, क्योंकि बैंक के लिए हमारा पैसा जो है वो लाइबिलिटी रहती है, क्लियर है। और डॉक्टर की नजर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव उल्टा चलता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ गया इट मीन्स की खतरे की घंटी, नेगेटिव आ गया इट मीन्स की आप ठीक हो, ठीक है। ब्लड ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड शुगर आ गया पॉजिटिव, इट मीन्स कि आपको शुगर है। ब्लड शुगर आ गया नेगेटिव, इट मीन्स कि आप ठीक हो फिर, क्लियर है। तो यहाँ पे बनाएगा वो रिपोर्ट लास्ट में, जैसे एक डॉक्टर रिपोर्ट बनाता है ना आपका पूरा जांच पड़ताल करके, फिर आपकी रिपोर्ट बनती है कि ठीक है, हाफ माइंड नहीं है इंसान। किसी ने मुझे पूछा था ना वो हाफ हाफ ग्रे, हाफ ग्रे वो वाला, हाफ, मैंने बोला था ग्रे जो होते हैं वो सांवले होते हैं, तो उसने बोला हाफ गोरा की हाफ काला, ऐसा करके कुछ था उनका, इट मीन्स कि फिर हाफ हाफ नहीं है, ठीक है, ठीक है। द लेआउट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ऑन द फर्स्ट पेज द टाइटल, डेट, एक्नॉलेजमेंट एंड प्रिफरेस शुड बी ऑन द रिपोर्ट, अ टेबल ऑफ कंटेंट शुड बी फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ टेबल्स, ग्राफ एंड चार्ट। ये एज इट इज ऐसे याद करनी पड़ेगी लाइनें, ठीक है। ये लेआउट रहने वाला है आपका, रिपोर्ट लेखन और लेआउट, ठीक है। और फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप वही सारी चीजें दोगे जो भी जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो। इट शुड स्टेट द रिसर्च पर्पस एंड मेथड, और मेथड कौन कौन से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड, ठीक है, जो भी आप मेथड यूज करोगे। दिस सेक्शन शुड इंक्लूड द स्टडी स्कोप। फिर समरी और फाइंडिंग आप बताओगे, आप पूरी डिटेल में एक समरी, जैसे हम बोलते हैं ना समरी, ये तो होगी इंट्रोडक्शन। पहले बनेगा आपका लेआउट, ठीक है, एक टाइटल बन जाएगा आपका कि क्या टाइटल है आपका टॉपिक का, फिर आप उसके जो टाइटल आपने बनाया होगा, सपोज आपका टाइटल है रूरल एरिया, ठीक है, उसके बाद आप क्या इंट्रोडक्शन दोगे कि हाँ रूरल एरिया में ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आप एक समरी बना दोगे, फिर इतना बड़ा जाएगा वो पूरा, 1-2 पेजेस की समरी आ गई। उसके बाद प्रिंसिपल एक रिपोर्ट आ गई आपकी। देखो कंक्लूजन यहाँ पे जो दिया है, मैंने बोला था ना कि कई बार आपसे एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन करता है, रिपोर्ट ना देकर कंक्लूजन देगा, या फिर रिपोर्ट और कंक्लूजन एक साथ दे देगा, तो क्या करोगे। अब देखो प्रिंसिपल रिपोर्ट, द मेन बॉडी ऑफ रिपोर्ट, नहीं पहले समरी ऑफ फाइंडिंग कर लेते हैं, नॉन टेक्निकल समरी ऑफ फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशंस विल फॉलो द इंट्रोडक्शन, द फाइंडिंग शुड बी समराइज्ड। अब वही है ना कि इंट्रोडक्शन जो आपने दिया उसी को फॉलो करेगी समरी, जो आपने इंट्रोडक्शन दी होगी उसी को तो आगे समरी बनाओगे, ऐसा थोड़ी इंट्रोडक्शन कुछ और है और समरी कुछ और ही बना रहे हो। इंट्रोडक्शन दिया आपने रूरल एरिया पे और समरी बना रहे हो आप ऑनलाइन पे, क्लियर है, तो उसी को ही फॉलो करेंगे। आफ्टर दैट आपका द रिपोर्ट, द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट शुड मेक सेंस एंड बी ब्रोकन अप इनटू सेक्शन दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड। अब बनेगी रिपोर्ट, क्लियर है। अब यहां से पता चलेगा कि आपकी रिसर्च एक्सेप्ट होने की रिजेक्ट होनी है, रिपोर्ट सही होनी चाहिए, क्लियर है। फिर कंक्लूजन, द रिसर्च शुड रिस्टेट द फाइंडिंग एट द एंड ऑफ द मेन टेक्स्ट, इट इज द फाइनल रिजल्ट।
क्लियर है? तो ये सारे प्लीज एज इट इज इनको ऐसे याद करना। ये एग्जाम में इसका भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है, लेआउट, इंट्रोडक्शन, समरी, रिपोर्ट, कंक्लूजन, इसका भी पूछा जा सकता है सीक्वेंस। ठीक है, आपको फंसाने के लिए ये वाले सीक्वेंस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया। स्टार ले लो यहाँ पे। अब आई होप कि आपका प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, रिसर्च प्रोसेस, और आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया है। सो प्लीज आप अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। एंड 9 PM मिलते हैं अभी PYQs के साथ और प्लेजरिज्म के कुछ टाइप के साथ यूट्यूब पर फ्री क्लास होने वाली है। तो प्लीज टाइमली ज्वाइन हो जाना बिना कुछ आनाकानी किए। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय। जिनको नहीं समझ आया होगा एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, जिनको समझ आया होगा वेरी गुड, नोट्स बना लेना। ठीक है, वैसे तो आई होप सबको समझ आया होगा, इजी स्टेप थे। हाफ ब्लैक मैम, ओके, हाँ हाफ ब्लैक वाले, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। अभी देख रही हूँ कमेंट आप लोगों के, इससे पहले मैं देखे नहीं आपके कमेंट। आपको इसका ना PDF दे दूंगी मैं शाम तक, ठीक है, 10-11 बजे तक मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी PDF इसकी भी। कंबाइंड मिल जाएगी आपको सारी PDF, रिसर्च एथिक्स और वर्कशॉप सेमिनार और रिसर्च प्रोसेस। ओके, ठीक है जी।